डियर स्टूडेंट, कल की जो वीडियोज में हमने पढ़ा था उसमें देखा था हमने फसल के ऋतु के आधार पर फसल और कृषि पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। कल क्या पढ़ा, पिछली वीडियोज में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फसल ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार और कृषि पद्धतियां। तो उसमें कृषि पद्धतियों की जब हम बात कर रहे थे तो कृषि पद्धतियों में हमने बात की थी कि फसल को उगाने के लिए जिन क्रियाकलापों का, जिन कार्यों को किया जाता है वो कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। कल जो हम बात कर रहे थे कृषि पद्धतियों की, उसमें हमने बात की थी कि फसल को उगाने के लिए, फसल तैयार करने के लिए जिन क्रियाकलापों को किया जाता है, जिन कार्यों को किया जाता है वो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें से कुछ कृषि पद्धतियां हैं जिनका उपयोग कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है, फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। तो उनका वर्णन हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, फसल बोने का जो, फसल उत्पादन का जो सर्वप्रथम चरण है, सर्वप्रथम स्टेप जो है वो है मिट्टी तैयार करना। क्या है? मिट्टी तैयार करना। देखिए, फसल बोने के लिए सर्वप्रथम हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी तैयार करने से क्या आशय है? देखिए, जिस खेत में हमको फसल बोना है उस खेत की मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाया जाता है। क्या किया जाता है? उस खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि हो सके, फसल अच्छी वृद्धि कर सके, जिससे अधिक उत्पादन संभव हो सके, अधिक उत्पादन हो सके। तो ये मिट्टी तैयार की जाती है सर्वप्रथम। जो मिट्टी तैयार करने का प्रक्रम है, इस मिट्टी तैयार करने के प्रक्रम में खेत को जोता जाता है। क्या किया जाता है? खेत को जोता जाता है। तो बात आती है जुताई किसे कहते हैं? जुताई किसे कहते हैं? जुताई क्या है? देखिए, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ध्यान रहे, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। प्रश्न आता है हमारा, जुताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ये कार्य, जुताई का जो कार्य किया जाता है, ये किया जाता है मिट्टी तैयार करने के प्रक्रम के अंदर। सर्वप्रथम हम खेत में फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं, और जो मिट्टी तैयार की जाती है उस मिट्टी को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम खेत को जोता जाता है। तो जोतने के लिए हम दो प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। पहले प्राचीन काल में जुताई के लिए पशुओं द्वारा कार्य किया जाता था। जुताई पशुओं द्वारा की जाती थी। पशुओं द्वारा खेत में हल चलाया जाता था। क्या चलाया जाता था? हल चलाया जाता था, और हल चला के पशुओं द्वारा खेत को जोता जाता था प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान समय में ट्रैक्टर द्वारा खेत को जोता जाता है।
और इस क्रिया में जुताई के लिए जो हल चलाया जाता है उनको कहते हैं कल्टीवेटर। अर्थात वर्तमान समय में जुताई जो की जाती है वो कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कल्टीवेटर द्वारा की जाती है, जिससे कम समय में अधिक खेत जोता जा सकता है। जबकि पशुओं द्वारा जो जुताई की जाती थी उसमें बहुत समय लगता था और बहुत अधिक समय में बहुत कम खेत को जोता जा सकता था। तो सर्वप्रथम जो मिट्टी तैयार करने का प्रक्रम है, मिट्टी तैयार करने के प्रक्रम में खेत को जोता जाता है और खेत को जोतने के लिए या तो पशुओं का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में पशुओं द्वारा हल जोता जाता था और अब वर्तमान समय में ट्रैक्टर द्वारा, मशीनों द्वारा कल्टीवेटर का उपयोग करते हुए खेत जोता जाता है। देखिए, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब आपका प्रश्न होगा, सर मिट्टी को पोला बनाने से क्या फायदा है? तो पोली मिट्टी से क्या फायदा है, क्या लाभ है मिट्टी पोली बनाने से? देखिए, पोली मिट्टी जो होती है, पोली मिट्टी में पोली मिट्टी जब हो जाती है तो वो मिट्टी स्पंजी हो जाती है। उसमें मिट्टी के कण दूर दूर हो जाते हैं, मिट्टी के कणों के मध्य रिक्त स्थान बढ़ जाता है, जिससे उस मिट्टी के कणों के मध्य वायु के कण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। अर्थात पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, पौधे आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वायु प्रवेश, जो पोली मिट्टी है उन मिट्टी के मध्य जो रिक्त स्थान अधिक है, उस अधिक रिक्त स्थान में कण प्रवेश कर जाते, वायु के कण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो नंबर एक लाभ ये हुआ कि जो पोली मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी तरह से होती है। नंबर दो, जो पोली मिट्टी होती है, पोली मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केंचुआ, अन्य जो और लाभदायक जीव हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं। देखिए, केंचुआ जो होता है, केंचुआ मिट्टी से अपना भोजन लेता है और मिट्टी के भोजन लेने के दौरान जब उत्सर्जन करता है तो हुमस का निर्माण करता है और वो हुमस मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो मृदा को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी पोली मिट्टी में अधिक होती है। ये सूक्ष्म जीव भी तेजी से पोली मिट्टी में प्रवेश करते हैं। नंबर 3 यदि बात की जाए तो पोली मिट्टी में जल की आपूर्ति भी अधिक होती है। पोली मिट्टी द्वारा अधिक जल को अवशोषित किया जाता है, जो कि फसल के लिए लाभदायक होता है। अगला पॉइंट यदि हम बात करें तो पोली मिट्टी में फसल की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में जड़ों की वृद्धि भी अधिक होती है और जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधे को मजबूती प्रदान होती है, फसल को मजबूती मिलती है। तो इस तरह पोली मिट्टी के लाभ हुए। पोली मिट्टी करना फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बेटा, जब मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करने के दौरान खेत को जोता जाता है। खेत को जोतकर मिट्टी को पोला बनाकर कृषि करने योग्य तैयार किया जाता है। ठीक, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी तैयार होने के पश्चात
दूसरा प्रक्रम आता है बेटा अपना बुवाई का। क्या आता है? बुवाई। खेत में बीज की बुवाई की जाती है, बुआई की जाती है। जब मिट्टी तैयार हो गई तो मिट्टी तैयार होने के पश्चात खेत को बोया जाएगा, उसमें बीज बोया जाएगा। तो जब खेत में बीज बोया जाता है तो उस समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं कि बेटा सर्वप्रथम किसान को खेत में बोने के लिए बीज का चयन करना होता है। तो किसान द्वारा जो बीज का चयन किया जाता है वो बीज ऐसा होना चाहिए जिसकी उच्च गुणवत्ता हो, अर्थात उच्च गुणवत्ता युक्त बीज बोया जाना चाहिए, जिससे कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। तो दूसरा प्रक्रम हम बात कर रहे हैं बुआई का। तो बुआई के लिए सर्वप्रथम बात आती है कि बीज का चयन करना। क्या करना? बुआई का जो सर्वप्रथम प्रक्रम है वो है बीज का चयन करना। सर्वप्रथम बुआई के लिए बीज का चयन किया जाता है कि किस प्रकार के बीजों को बोया जाए। इसके लिए खेत में बोने के लिए अच्छे से अच्छे बीज का चयन किया जाता है जो अधिक से अधिक कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। तो बीज का चयन करने के लिए कुछ क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। देखिए, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो बीज पोला नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि जिस बीज को हम खेत में बोने जा रहे हैं उस बीज को पानी से करीब भरे किसी बर्तन में डाल दो। पानी से भरी किसी बाल्टी या किसी बर्तन में बीज को डालते हैं तो देखते हैं कि जो बीज बर्तन के तले में बैठ जाते हैं, जो बीज बर्तन के तले में बैठ जाते हैं वो बीज गुणवत्ता योग्य बोने योग्य होते हैं। और जो बीज पानी की सतह पर तैरते हैं वो बीज बोने योग्य नहीं होते, वो बीज बोने योग्य नहीं होते हैं। उनके वो खराब बीज होते हैं, वेस्ट बीज होते हैं, वो पोले बीज होते हैं। उनके अंदर अंकुरित होने वाले जो कण हैं वो नहीं होते। तो इस तरह इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक पानी से भरी बाल्टी लीजिए और उसमें आप जो बीज बो रहे हो, चाहे मान लीजिए मक्का हो, चना बो रहे हो, मूंग बो रहे हो, उड़द बो रहे हो, कोई भी जो बीज बो रहे हो उसको उस बाल्टी में डाल दीजिए। डालने के पश्चात कुछ समय तक उसको रखा रहने दीजिए 10-5 मिनट। तो देखते हैं कि कुछ बीज तो नीचे बैठ जाते हैं और कुछ बीज ऊपर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी की सतह पर तैरते हैं वो खराब बीज हैं, वो बोने योग्य बीज नहीं हैं। दूसरे जो तले में बैठते हैं वो बीज ठोस बीज हैं, वो बोने योग्य बीज हैं। तो उन बीजों को खेत में बोया जा सकता है। तो सर्वप्रथम बुवाई के लिए बीजों का चयन किया जाता है। अब बीज का चयन के पश्चात बात आती है बीज के बुवाई की। तो देखिए, बुवाई 2 प्रकार से की जाती थी है। पहले पशुओं द्वारा एक कीप नुमा यंत्र होता था और उस कीप नुमा यंत्र में मनुष्य द्वारा बीज डाले जाते थे। मानव स्वयं हाथ से बीज डालता हुआ जाता था और उस कीप नुमा जो उपकरण था उसको पशुओं द्वारा खींचा जाता था और उसको जमीन के अंदर मिट्टी में लगा के और एक मानव उसको चलता था। तो इस तरह से प्राचीन काल में तो
बुआई के लिए उस कीट नुमा उपकरण का उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा चालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। और इससे जो बीज बोए जाते हैं बेटा समान दूरी पर समान अंतराल में बीज बोए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा बीज गिर जाएं या कहीं कम बीज गिर जाएं। इसके द्वारा जो बीज बोया जाता है वो समान दूरी पर समान अंतराल में बीज बोया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की फसलें पैदावार की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि फसल के में जो पौधे होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, जिससे उनको समान मात्रा में पोषक तत्व मिल सकते हैं, समान मात्रा में उनको जल की पूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं होने पर मान लीजिए कहीं एक साथ अधिक पौधे उगाते हैं या एक साथ बहुत कम पौधे हैं, तो उस स्थिति में फसल में असमानता आ जाती है और उत्पादन में भी कमी आती है। तो सीड ड्रिल द्वारा जो मशीन द्वारा जो बुआई की जाती है उस बुआई में समान दूरी पर समान अंतराल में बीज डाला जाता है और उसी अंतराल में पौधे उगते हैं, जिससे फसल भी अच्छी होती है। तो दूसरा प्रक्रम हमने पढ़ा था बुआई करना। क्या पढ़ा था? बुआई करना। देखिए अब खेत में बीज की बुआई कर दी। सर्वप्रथम हमने मिट्टी तैयार की। मिट्टी तैयार करने के पश्चात बुआई कर दी। बुआई करने के पश्चात अब हम पौधे उगाए, फसल उग गई। फसल उगने के पश्चात फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का होना भी अति आवश्यक है। फसल की वृद्धि तभी हो सकती है जब आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों। फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे। तो तीसरा पॉइंट आता है खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना। तो देखिए बेटा इस प्रक्रम में पौधे उगाने के पश्चात पौधों की उचित वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेत में पौधों में खाद या उर्वरक दिए जाते हैं। अब देखिए खाद या उर्वरक क्या होते हैं। खाद बेटा हम इसको प्राकृतिक रूप से अपने घरों में निर्मित कर सकते हैं। जो हमारी फसल के हमारे घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, हमारे फसल के अपशिष्ट घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं उनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन करके जैविक प्रक्रम द्वारा खाद तैयार की जाती है। जबकि जो उर्वरक होते हैं ये उर्वरक मशीनों द्वारा कारखानों में रासायनिक पदार्थों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जबकि खाद का निर्माण हमारे घरों पर हमारे घरेलू अपशिष्ट एवं कृषि अपशिष्टों से एवं पशु अपशिष्टों से बनाया जाता है, जिसमें आपने कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद का नाम सुना होगा। उर्वरकों की बात करें तो देखिए उर्वरकों में यूरिया होता है, डीएपी होता है। तो ये उर्वरक होते हैं। उर्वरकों को बेटा कारखानों में रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, जबकि खाद को घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्टों द्वारा जैविक प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। उर्वरक के बजाय खाद फसल के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। उर्वरक फसल को फायदे के साथ साथ फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ कुछ प्रदूषक कारक भी होते हैं। मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं, वायुमंडल को भी उर्वरक प्रदूषित करते हैं। तो बजाय उर्वरक के खाद का उपयोग बेहतर रहता है। क्या रहता है? बजाय उर्वरक के खाद का उपयोग बेहतर रहता है।
अब देखिए बेटा, जब खेत में खाद दे दिया, उर्वरक दे दिया, तो उसके बाद समय समय पर फसल में पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अगला प्रक्रम आ जाता है आपका सिंचाई। क्या आ जाता है? सिंचाई। तो सिंचाई में सिंचाई क्या होती है? सिंचाई क्या होती है बेटा? खेत में या फसल में निश्चित समय अंतराल पश्चात में पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फसल में निश्चित समय अंतराल में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो बेटा अगले प्रक्रम में सिंचाई करना भी अति आवश्यक है। जब तक फसल को जल नहीं मिलेगा तो ना तो कोई पोषक तत्व मिल पाएंगे, क्योंकि जल के साथ कुछ पोषक तत्व भी पौधों की जड़ों में पहुंचते हैं और जिनका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो एक निश्चित समय अंतराल में पौधों को पानी देना, फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो खेत में हमें सिंचाई भी, पानी भी देना जरूरी होता है, सिंचाई करना जरूरी होता है। सिंचाई करने के लिए भी बेटा कुछ उपकरणों का उपयोग किया जाता है, कुछ जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसे सिंचाई नहरों द्वारा भी की जाती है, सिंचाई नदियों द्वारा भी की जाती है, सिंचाई कुओं द्वारा भी की जाती है, सिंचाई नलकूपों द्वारा भी की जाती है। इसके लिए भी कुछ यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियोज में करेंगे। लेकिन उससे अगला पॉइंट आता है बेटा खरपतवार सुरक्षा। तो देखिए, मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद बुवाई कर दी, बुवाई करने के बाद फसल में खाद और उर्वरक दे दिया, उर्वरक देने के बाद सिंचाई कर दी, तो निश्चित रूप से फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तो और ये खरपतवार पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, फसल के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंचाई, खाद, उर्वरक हम फसल में देते हैं, उसके कुछ भाग को ये ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसल के लिए इनकी आपूर्ति कम हो जाती है। खाद, उर्वरक और सिंचाई जो हम करते हैं, पानी जो हम देते हैं, उसकी कुछ मात्रा को खरपतवार ग्रहण कर लेता है, जिससे पौधों को उचित मात्रा में, फसल को उचित मात्रा में ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ये पोषक तत्वों को खरपतवार ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, जिससे फसल की वृद्धि में रुकावट आती है, फसल की वृद्धि रुक जाती है। तो निश्चित रूप से फसल की खरपतवार से सुरक्षा करना अति आवश्यक है। खरपतवार को हटाना, खेत से हटाना अति आवश्यक है। तो बेटा खरपतवार को खेत से हटाने के लिए दो विधियां उपयोग में ली जाती हैं। नंबर एक, खेत की निराई गुड़ाई करके, या तो खेत को नरा के गोड़ के उसको खरपतवार को हटाया जा सकता है, या फिर आजकल रासायनिक पदार्थ खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी खरपतवार को खेत से हटाया जा सकता है। खरपतवार को हटाने के लिए या तो खेत की निराई गुड़ाई की जाती है, या खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी खरपतवार से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। अगला प्रक्रम आता है बेटा, अब फसल पक के तैयार हो गई, फसल पक के तैयार हो गई, फसल पकने के पश्चात, तैयार होने के पश्चात फसल को काटना होता है।
फसल को काटना होता है, फसल को काटा जाता है, काट के कुछ समय के लिए सुखाया जाता है और फिर उसको थ्रेसिंग द्वारा, मशीनों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, फसल अपशिष्ट को और दानों को अलग अलग किया जाता है। तो अगला प्रक्रम आता है बेटा कटाई करना। तो फसल पक जाने के पश्चात उचित समय पर फसल को काटा जाता है और उचित समय पर फसल को काट के फिर उसे कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। जब फसल सूख जाती है, दाने सूख जाते हैं, तो थ्रेसिंग विधि द्वारा भूसे और दानों को अलग अलग किया जाता है। अगली बात है बेटा उचित भंडारण। जब दानों को अलग कर लिया जाता है तो उस स्थिति में फसल का उचित भंडारण करना अति आवश्यक है। फसल को ऐसे स्थान पर उचित रूप से भंडारित किया जाना चाहिए जहां जीव जंतुओं का भी नुकसान नहीं हो, नमी भी नहीं हो, अर्थात वहां नमी नहीं पहुंचे, कुछ सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरह से फसल का भंडारण करना चाहिए, जिससे जिस प्रकार हम फसल को भंडारित करते हैं उसी तरह हमें कुछ समय पश्चात वो फसल मिल सके। कुछ सूक्ष्म जीव और कुछ जीव भंडारित फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी फसल की सुरक्षा करनी अति आवश्यक है। तो इस तरह से आज हमने फसल के बोने से लेकर फसल उत्पादन के 7 प्रक्रम पढ़े हैं, जिनमें सबसे पहला मिट्टी तैयार करना। सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद खेत में बीज की बुआई करते हैं, उसके बाद बुआई करने के बाद खाद और उर्वरक दिया जाता है फसल को, फिर खाद उर्वरक देने के पश्चात उसको सिंचाई की जाती है, जल दिया जाता है और जल देने के पर खेत में जो अनावश्यक पौधे उगते हैं, अर्थात जो खरपतवार नाशी होते हैं, फसल के साथ जो खरपतवार उगती है उसको खरपतवार नाशी द्वारा या खेत की निराई गुड़ाई करके अलग किया जाता है, अर्थात खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। उसके बाद जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो फसल पकने के पश्चात फसल की कटाई की जाती है और कटाई करने के पश्चात जब भूसे और दानों को जब अलग कर लिया जाता है तो फसल का उचित भंडारण अति आवश्यक होता है। इस तरह से आज आपने फसल प्रक्रम में कृषि पद्धतियों में जिन क्रियाकलापों का उपयोग किया जाता है उन क्रियाकलापों का अध्ययन किया। आप इनको 1-2 बार ढंग से किताब से रिवाइज करोगे, किताब से रिवाइज करने के पश्चात आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और फिर भी कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।